सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग मेष लगन के लिए कारक और अकारक ग्रह कौन से हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। कौन से मेष लगन के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सभी लग्नों के लिए कौन से भावों के स्वामी शुभ माने जाते हैं और कौन से अशुभ, उसी का इम्प्लीमेंटेशन हर लग्न के ऊपर हम करेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, तो इसको समझने में सहूलियत होगी सारे लग्नों को। पहले घर से शुरुआत करते हैं। मेष लगन में जो है पहला घर और 8वें घर का स्वामी मंगल हो जाता है। पहला घर लग्न है और वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, बहुत ही शुभ ग्रह है। और 8वां घर जो है वो अशुभ घर मानते हैं। लेकिन लग्न जो है केंद्र त्रिकोण सब होने की वजह से वो 8वें का प्रभाव उतना नहीं देगा जितना वो लग्न का देगा। तो इस कारण मंगल सबसे शुभ ग्रह है। मेष लगन के लिए सबसे शुभ ग्रह मंगल है। लेकिन अगर मंगल नीच का हो जाए या पापी प्रभाव में आ जाए, अगर चौथे घर में नीच का मंगल हो जा रहा है, तो लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, दोनों के स्वामी, दोनों आयु कारक है, लग्न भी आयु कारक है, अष्टम भी आयु कारक है, और दोनों का स्वामी होकर अगर मंगल नीच का हो जाता है या पापी प्रभाव में, तो यह आयु के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, वैसे मंगल जो है वो शुभ ग्रह है। मेष लगन के लिए मंगल, लग्न का स्वामी हमेशा ही शुभ होता है। दूसरा और 7वें घर का स्वामी जो है शुक्र है। दूसरा घर को सम बताया गया है कि वो उस राशि का प्रभाव न देके उस भाव का दूसरी राशि उसकी जहाँ पड़ी है उसके अनुसार फल देगा। तो उसकी दूसरी राशि जो है केंद्र में सप्तम भाव में पड़ी हुई है शुक्र की। तो अगर केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो अपनी शुभता का वो परित्याग कर देता है या न्यून कर देता है। तो ऐसे अगर देखें तो शुक्र जो है वो खराब असर वाला ही मानते हैं मेष लगन के लिए। वैसे भी इसका शत्रु है दोनों भाव, दूसरा घर भी और 7वां घर भी, दोनों ही मारक स्थान है मेष लगन के लिए। दोनों का स्वामी शुक्र हो जाता है। तो शुक्र मेष लगन के लिए पापी ग्रह ही है, शत्रु ग्रह ही है। हालांकि दूसरा घर धन का स्वामी, हमेशा मारक ग्रह जो है हमेशा मृत्यु ही नहीं देते हैं। दूसरा घर धन का है तो धन के लिए अच्छा है, धन भाव का स्वामी होने की वजह से वाणी के लिए अच्छा है। सप्तम अगर शुभ प्रभाव में है तो विवाह वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए बेटर है। लेकिन अगर ये अशुभ हो जाता है शुक्र, जैसे अगर छठे घर में आ जाएगा तो नीच का हो जाएगा, और नीच के होने की वजह से सप्तम भाव से 12वां घर हो जा रहा है, तो विवाह के लिए पत्नी से कोर्ट कचहरी का नौबत आ सकती है, स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं उसके। और दूसरे घर का स्वामी के रूप में भी अगर छठे में आ जा रहा है तो वो कर्ज का सृजन कर देगा। नौकरी वालों के लिए तो बेटर, लेकिन अगर बिजनेसमैन कर रहे हैं, छठे का संबंध नौकरी से है, तो अगर दूसरे का अगर छठे संबंध बन रहा है तो कर्ज का सृजन कर देगा, ये ठीक नहीं है। तीसरा और छठे घर का स्वामी जो है बुध हो जाता है। और हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि तीसरा, छठा, 11वां त्रिषडाय जिसको कहते हैं, इसके स्वामी अशुभ होते हैं। और बुध दो त्रिषडाय का स्वामी हो गया, तीसरे का भी छठे का भी। इसलिए मेष लगन के लिए बुध बहुत ही पापी हो जाता है, काफ़ी खराब ग्रह बुध हो जाता है। और ये बुध अगर जितना मजबूत होगा उतना ही हमें कष्ट देगा। छठा घर ऋण का है, कर्ज का है, जितना ही मजबूत होगा हमें कष्ट देगा। अगर ये जितना कमजोर हो जाएगा तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। जैसे मान लीजिए बुध जो है अगर अष्टम भाव में आ जाता है, तीसरे और छठे का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है, तो एक तो शत्रु राशि में भी आ गया, अष्टम भाव भी अनिष्ट स्थान है, और खुद के तीसरे घर से वो 8वां घर में, मिथुन राशि से वो अष्टम भाव छठे घर में आ जाता है, और कन्या से तीसरे घर में। छठा और तीसरा पोजीशन खुद से अच्छी नहीं है, तो ये विपरीत राजयोग उस अपने उन भावों का वो नाश करेगा, और ये खराब घरों का नाश करेगा। तो विपरीत राजयोग है, दुख तकलीफ जो है उसको वो खत्म करेगा। तो विपरीत राजयोग कई बार राजयोग से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि धन वगैरह इन सब के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वो जिस फैमिली रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वो हाउस, और या हमारे बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए वो अशुभ होता है। जैसे तीसरा घर हमारे बाजू को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे हाथ के लिए वो अच्छा नहीं है, सांस की नली वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन मित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर ये पापी प्रभाव में बुध अगर अष्टम में है इस तरीके का, तो वो फिर भाई बहनों से अनबन होने की संभावना है, विवाद होने की संभावना है, या उनकी संख्या न्यून होने की संभावना है, साथ में रहने से समस्या होगी, दूर रहने की संभावना बनेगी, तो शुभ नहीं है। और छठा घर जो है ये माँ से, हमारी माता से, तीसरा घर मतलब माता से छोटे भाई बहन का, मतलब मौसी मामा इन लोगों का घर है, तो उसका अगर अष्टम में अगर आ गया तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए वो बेटर नहीं है।
ऐसे अब आते हैं चौथे चंद्रमा पे। चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है, तो केंद्र स्थान है ये। केंद्र स्थान का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो अपनी शुभता वो न्यून कर देता है। तो अगर चंद्रमा जो है अगर मजबूत होगा, पक्ष बली में चंद्रमा सूर्य से दूर है, तब तो चौथे घर से सुख जो है, माँ का सुख, चौथे घर से संबंधित जो कुछ भी है प्रॉपर्टी वगैरह, इसके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर वो पापी प्रभाव में हो, अगर वो अष्टम में आ गया, नीच का हो गया, चंद्रमा अगर बुरे प्रभाव में हो तो चौथे घर से संबंधित अशुभ प्रभाव वो देगा। पंचम भाव का स्वामी जो है, वैसे चंद्रमा मित्र ही है, चंद्रमा का जो लग्न है कर्क, उसके लिए मंगल बहुत ही शुभ हो जाता है, तो मित्र है। इस कारण ये भी देखना होता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब असर नहीं देगा। सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी हो जाता है, बहुत ही शुभ है। त्रिकोण स्थान का स्वामी मित्र ही होगा। पंचम भाव संतान का है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का घर है, मंत्रणा शक्ति का घर है, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, हायर एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में, सूर्य अगर लग्न में उच्च का हो जाता है, सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा। और सूर्य अगर नीच का हो जा रहा है या खराब प्रभाव में हो जा रहा है तो इसके लिए अशुभ होगा। लेकिन ऐसे सूर्य जो है मंगल का मित्र भी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो शुभ ग्रह है मेष लगन के लिए। इसके बाद बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, मंगल की हो गई। गुरु जो है वो 9वें घर और 12वें घर का स्वामी हो जाता है। तो दूसरे और 12वें घर का स्वामी शम होता है, दूसरी उसकी राशि जहाँ होती है उसके अनुसार फल देता है। तो 12वें घर का स्वामी अगर गुरु है तो सम 9वें का असर वो देगा। तो 9वां घर भाग्य भाव में गुरु है, भाग्य भाव का स्वामी है, दैवी कृपा, भाग्य, पिता, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो गुरु बहुत ही शुभ हो जाता है इस लग्न के लिए। बस ये है कि नीच का या फिर खराब प्रभाव में ना हो, तो ये बहुत ही शुभ ग्रह है। मंगल, सूर्य और गुरु ये हर हाल में शुभ है। चंद्रमा अगर पक्ष बली हो अच्छी स्थिति में तो चंद्रमा भी शुभ है। इसके बाद शनि 10वें और 11वें घर का स्वामी हो जाता है। 10वां घर केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान का स्वामी अगर पापी ग्रह हो तो पापत्व का परित्याग कर देता है या न्यून कर देता है। तो शनि जो है अपनी अशुभता को कम कर देगा केंद्र का स्वामी होने के कारण। लेकिन उसकी दूसरी और मूल त्रिकोण राशि उसकी जो है 11वें घर में है। फिर ये त्रिषडाय है, तीसरा, छठा, 11वां, तो 11वें घर के रूप में वो पापी ही शनि रहेगा। तो शनि अगर इस रूप में 11वें घर के स्वामी के रूप में धन वगैरह के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो है पापी ग्रह, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और वैसे भी चर लगन, मेष 1, 4, 7, 10 इसको चर लगन कहते हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर जो है ये चर राशियां हैं। तो मेष जो है चर लगन है, चर लगन के लिए 11वें घर का स्वामी जो है बाधक हो जाता है। बाधक सब चीज़ के लिए तो बाधा ना दे, लेकिन स्वास्थ्य, आयु वगैरह इसके लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मारक ग्रहों में बाधक को भी निर्णय लिया जाता है जब मृत्यु का निर्धारण किया जाता है। तो अगर शनि जैसे यहाँ पे अगर मेष राशि में आ जाए तो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, अड़चन, हेल्थ इश्यूज ये सब ये शनि दे सकता है। तो शनि धन के लिए अच्छा है लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने सारे ग्रहों को समझ लिया मेष से लेके शनि तक। अब अगली वीडियो में हम लोग वृषभ लगन के बाद कि उसमें कौन से शुभ ग्रह हैं उसको जानने के लिए बात करेंगे। और पुरानी मेरी जो दूसरी वीडियो अगर जो जिसमें मैंने त्रिषडाय और कौन से शुभ और अशुभ होते हैं एज ए होल उसको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल दे रखा है। अगली वीडियो में हम लोग वृषभ राशि के बात करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।